अभी हम लोग अकबर के काल के बारे में बात कर रहे हैं, अकबर्स रेन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 1956 से लेकर 1605 के बीच में चला था। यानी कि ये वो वर्ष था भारतीय इतिहास में जहां पर अकबर का शासन हुआ था भारत पर। क्योंकि आप लोगों को ये सारा कुछ पढ़ना है आपके एक चैप्टर में, जो आप लोगों को आपके क्लास 7 में एसएसटी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर के तहत पढ़ना है। और इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछले कुछ कक्षाओं के माध्यम से इस द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर के अलग अलग चीजों को हम लोगों ने देखा जो अभी तक आया है। क्योंकि आप लोगों को जो पढ़ाई करनी है वो पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़नी है। और उसके अनुसार हम लोग इस पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी हम लोगों ने देखा कि कैसे बाबर जो है वो मुगल एम्पायर को भारत में फॉर्म करता है या फिर कहें तो स्थापित करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद फिर हुमायूं भागता है, फिर शेरशाह सूरी आता है, फिर शेरशाह सूरी का सूरवंश का शासन होता है। फिर सूरवंश को हार मिलती है एक बैटल में। फिर हुमायूं जो है वो बाहर भागा हुआ रहता है, भारत से बाहर भागा हुआ रहता है, वो फिर से आता है। यानी कि 15 साल के अंतराल के बाद फिर से मुगल शासन जो है वो भारत में स्थापित होता है। और वो बीच का 15 साल जो था मुगल, फिर बीच में गैप, फिर मुगल, तो वो जो बीच का जो शासन काल था वो सूरवंश का था, या फिर कहें तो ग्रैंड ट्रंक रोड वाले शेरशाह सूरी के शासन काल को, वो जो समय था वो भारत के इतिहास में उस काल को दर्शाता है, उस काल को दिखाता है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा था बाबर को, हम लोगों ने देखा हुमायूं को, हम लोगों ने देखा शेरशाह सूरी को, हम लोगों ने देखा कि कैसे हुमायूं गया, कैसे हुमायूं आया। उसके बाद हम लोगों ने देखा अकबर को, और अकबर के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि अकबर कैसा राजा था, कैसे वो शासन करता था, किसके अधीन होकर, किसके अंतर्गत आकर वो शासन करता था। क्योंकि वो जब शासक बना था तब उसकी आयु जो थी वो बहुत कम थी, 13 साल की आयु में वो शासक बन गया था। इसलिए वो जो था वो उतना सक्षम नहीं था कि वो खुद से शासन कर सके। तो बैरम खान के अंतर्गत वो एक शासक बना था, बैरम खान के देख रेख में वो शासक बना था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे अकबर ने अपने शासन को, अपने शासन व्यवस्था को फैलाया। चाहे वो अपने एक्सपेंशन की बात करता गया तो उसमें वो राजपूत प्रिंसेस से शादी करने की बात हो, चाहे वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन अलग अलग तरीके से हो, इन सारे चीजों को हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने ये भी देखा कि अकबर में जो 9 रत्न का कंसेप्ट है, जो उसका कल्चरल कंट्रीब्यूशन था, उस सारे चीजों को भी हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा है। अब हम लोग इस कक्षा के माध्यम से इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे पेंटिंग की, जो कि अकबर के शासनकाल की बात करेगा। यानी कि एक यहां पर हम लोग उस चित्रण, उस पेंटिंग व्यवस्था की बात करेंगे जो अकबर के शासनकाल में हुआ करता था। या फिर कहें तो अकबर पेंटिंग के लिए, या फिर कहें तो अकबर का पेंटिंग के प्रति क्या नजरिया था, अब हम लोग उसकी बात करेंगे। क्योंकि यहीं पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को रोका था। यह आप जो सामने देख रहे हैं, यह स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आपको पृष्ठ संख्या 38 दिख रहा है एसएसटी का, जो कि आप लोगों के कक्षा 7 का एक सब्जेक्ट है और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी पढ़ाई हो रही है। तो हम लोग बात करते हैं पेंटिंग अंडर अकबर रेन। तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग अकबर्स टाइम द आर्ट ऑफ पेंटिंग रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेज। अगर हम लोग अकबर के शासन काल के समय की बात करेंगे तो पेंटिंग की जो कला थी, जो चित्रकारी की जो कला थी, वो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा फल फूल रहा था, या फिर कहे तो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा था। मतलब जो पेंटिंग था वो आगे बढ़ रहा था, या फिर कहे तो पेंटिंग के क्षेत्र में अकबर का जो था नजरिया वो एक सकारात्मक था। अ नंबर ऑफ रॉयल कारखानाज और पेंटिंग स्टूडियो वे आर सेटअप फॉर द आर्टिस्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री टू गैदर एंड वर्क। बहुत सारे कारखाना और बहुत सारे पेंटिंग स्टूडियो स्थापित किए गए, बनवाए गए अकबर के द्वारा अपने शासन काल में। और वहां पर अलग अलग जगहों से कलाकार, चित्रकार आकर अपना चित्रकारी, अपना कलाकारी किए।
टू पेंटर ऑफ फेम इन द कोर्ट ऑफ अकबर वेयर बसावन एंड दसवंत। और जो दो फेमस जो प्रसिद्ध चित्रकार या फिर कहे तो पेंटर जो थे, फेमस पेंटर जो अकबर के शासनकाल में थे, एक का नाम बसावन है और एक का नाम दसवंत है। तो ये था पेंटिंग के प्रति अकबर का नजरिया या फिर पेंटिंग के प्रति अकबर का कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आर्किटेक्चर का, लेकिन उससे पहले यह एक चित्र देख लीजिए। यह चित्र बताता है कि अ पेंटिंग शोइंग द बर्थ ऑफ अकबर्स सन सलीम इन 1569। ये जो पेंटिंग है, यह जो चित्रकारी की गई हुई है, यह चित्रकारी में यह दिखाया गया है कि 1569 में जब अकबर के बेटा, अकबर का पुत्र जब सलीम जन्म लेता है, तो उस समय की चित्रकारी को या फिर कहें तो इस चित्रकारी के माध्यम से 1569 में अकबर के बेटा सलीम के जन्म को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। जो यह चित्र आप देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पृष्ठ संख्या 38 पर, या आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं इसी पृष्ठ पर। आगे अब हम लोग बात करेंगे वास्तुकला की, यानी कि आर्किटेक्चर में अकबर का क्या योगदान रहा या फिर अकबर का क्या नजरिया था आर्किटेक्चर के प्रति। In the field of architecture, the most outstanding contribution was the building of the new capital at Fatehpur Sikri, 36 km from Agra. The location was chosen because it was the birthplace of Sufi Sant Salim Chishti. अगर हम लोग आर्किटेक्चर की बात करें, अगर हम लोग वास्तुकला की बात करें, तो बहुत सारे वास्तुकला, बहुत सारे वास्तु, बहुत सारी भवन, बहुत सारे अलग अलग चीजें, अलग अलग इमारत जो है वो बनवाए गए थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ या फिर कहें तो एक प्रसिद्धि के तौर पर एक आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट की बात करें या बिल्डिंग की बात करें, तो वो होता है फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाना। अकबर के शासनकाल में जो फतेहपुर सिकरी आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसी फतेहपुर सिकरी को इसलिए चुना गया, इसलिए इसको राजधानी बनाया गया क्योंकि ये फतेहपुर सिकरी सूफी संत सलीम चिश्ती का बर्थ प्लेस था, यानी कि जन्म स्थल था। इसी कारण से इसको राजधानी बनाया गया अकबर के द्वारा, और यह अकबर के शासनकाल का एक बेहतरीन आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल है, जिसे हम लोग आर्किटेक्चर के तौर पर अकबर के शासनकाल में एक सकारात्मक नजरिए के तौर पर या फिर एक सकारात्मक पक्ष के तौर पर देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रिलीजियस पॉलिसी। अब धार्मिक नीति अकबर की कैसी थी। हम लोगों ने आर्किटेक्चर की बात कर ली, हम लोगों ने एक्सपेंशन की बात कर ली, हम लोगों ने और भी अलग अलग चीजें देखी कि कैसे कैसे पेंटिंग और अलग अलग कलाओं के क्षेत्र में अकबर का योगदान रहा या फिर अकबर का नजरिया रहा। अब हम लोग बात करते हैं धर्म के प्रति अकबर की क्या नीति थी। लिखा हुआ है, रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी एंड सेकुलर आउटलुक वाज रीजन बिहाइंड द पॉपुलरिटी ऑफ अकबर बिटवीन सिटीजन। अब चूंकि मुगल शासन का स्थापना हुआ, चाहे वो बाबर के द्वारा स्थापित हो, उसके बाद अलग अलग शासक आए, यहां पर मुगल शासन का जो नींव था वो इस्लाम था, या फिर कहें तो वो अगर भारत के रेस्पेक्ट में बात करें तो उसका मतलब ये था कि हाँ, हमें इस्लामीकरण यानी कि हमें इस्लाम को फैलाना है, हमें इस्लाम के प्रति जो है वो अपने आप को प्रतिबद्ध करना है, इस्लामिक पॉलिसीज को अपनाने हैं और उसी के प्रति लोगों को भी झुकाना है। ये सारा कुछ नींव रहा है मुगल शासन का। लेकिन अकबर उन सारे मुगल शासकों में से एक ऐसा मुगल शासक था जो थोड़ा बहुत टॉलरेंट था, सहिष्णु था, यानी कि वो सारे धर्मों को मिलाकर चलने वाला था, ऐसा लोगों को लगता था, जिसके कारण से लोगों के बीच में अकबर की प्रसिद्धि अच्छी खासी थी। He even called a scholar on various levels to have better understanding on the issue. यह अलग अलग विद्वान को अलग अलग स्तर पर कहता था कि या फिर अलग अलग इश्यूज के आधार पर ये अलग अलग विद्वानों को अलग अलग तरीके से देखता था, अलग अलग तरीके से रखे हुए था। He abolished the jizya, pilgrim tax and the practice of forcibly converting prisoner of war to Islam. इसने बहुत सारे जो इसके पहले के जो मुगल शासक थे उसके द्वारा अपनाया गया बहुत सारा नियम को इसने बदला, इसने
हटाया या फिर कहें तो बहुत सारे ऐसे इस्लामिक नियम को इसने बदला या फिर रोक दिया जो कि इस्लाम को बढ़ावा देते थे या फिर जबरदस्ती किसी दूसरे धर्म को या फिर किसी दूसरे धर्म के लोगों को इस्लाम अपनाने में मजबूर करते थे, चाहे वो अलग अलग चीज हो, जजिया टैक्स हो, यानी कि जो गैर इस्लामिक लोग हैं वो टैक्स दें, पिलग्रिम टैक्स, धार्मिक स्थल पर जाना हो गैर इस्लामिक लोगों को तो उनको टैक्स देना होगा, कर देना पड़ेगा। प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिबली कन्वर्टिंग प्रिजनर ऑफ वार टू इस्लाम, अब जो बंधक बनाए गए हुए हैं युद्ध के उन्हें जबरदस्ती इस्लाम अपनाना होगा। ये सारी चीजें जो थी अकबर के शासनकाल में रोक दी गई थी, क्योंकि ये धार्मिक रूप से उतना कट्टर नहीं था, धार्मिक रूप से एक सहिष्णु था। ही डेवलप द पॉलिसी ऑफ सुल्के कुल मीनिंग यूनिवर्सल पीस, यह एक ऐसी नीति पर काम करता था जो कि यूनिवर्सल पीस को देखता था या फिर यूनिवर्सल पीस को बढ़ावा देता था, यानी कि वैश्विक शांति वाली जो नीति थी, यानी कि हर तरफ शांति हो, हर तरीके से शांति हो, हर क्षेत्र में शांति हो, उस पॉलिसी पर यह चलता था, जिसको ये अपनी भाषा में, मुगलिया भाषा में या फिर कहे तो अपने भाषा में इसको सुल्खे कुल कहता था या फिर यूनिवर्सल पीस को पॉलिसी ऑफ सुल्खे कुल कहा जाता है। इन 1582 की बात है, द promulgated a new religious order called the तौहीद इलाही और डिवाइन फेथ, इसने एक नया रिलीजियस ऑर्डर यानी कि धार्मिक पद्धति को लाया जिसको तौहीद इलाही कहा गया या फिर उसको कहा गया डिवाइन फेथ। इट वाज आल्सो रेफर्ड टू एज द दीन इलाही और डिवाइन मोनोथिज्म, और इसको दीन इलाही के नाम से भी जाना गया या फिर कहें तो डिवाइन मोनोथिज्म के नाम से भी जाना गया, यानी कि अकबर के द्वारा एक नए धर्म की स्थापना की गई, सीधा सीधा कहें तो जिसे दीन इलाही कह लें, तौहीद इलाही कह लें, डिवाइन फेथ कह लें या फिर डिवाइन मोनोथिज्म कह लें। इट इंक्लूड द गुड पॉइंट ऑफ ऑल रिलीजन, और इस धर्म में, इस धार्मिक व्यवस्था में, इस धार्मिक पद्धति में सारे धर्म के जो अच्छे अच्छे चीजें थी उसको जोड़ा गया। इट वॉज नॉट मैंडेटरी फॉर हिज एसोसिएट और सब्जेक्ट टू फॉलो इट, और ये कोई जबरदस्ती नहीं था, मैंडेटरी नहीं था, कंपलसरी नहीं था कि लोगों को इन सारे चीजों को अपनाना ही होगा, वो इच्छा अनुसार अपने स्वेच्छा से इन सारे चीजों को फॉलो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, ये लोगों के मन पर, लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया था। यानी कि अकबर जो था वो धार्मिक रूप से बाकी सारे मुगल शासकों की तुलना में बहुत ज्यादा सहिष्णु था, यानी कि सारे धर्मों को रिस्पेक्ट करने वाला था, ऐसा लगता है उसके अलग अलग पॉलिसीज से। अब अकबर की बात हो गई, अब बढ़ेंगे और बात करेंगे जहांगीर की, और भी बहुत सारी बातें हम लोग को करनी है इस द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर में, इसलिए मिलते हैं अब हम लोग अगली कक्षा में। इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलेंगे अगली कक्षा में तो हम लोग जहांगीर और जहांगीर से आगे की बात करेंगे।